नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता आज। आतंकवाद, व्यापार और रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क और गांधी शांति उद्यान का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर रणनीतिक कार्रवाई को लेकर हुई बैठक में कहा, आतंकियों की मदद रोकने के लिए यूएन लिस्टिंग और वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स का ना हो राजनीतिकरण। संयुक्त राष्ट्र में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर पहली उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन। आयुष्मान भारत को किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, भारत का अनुभव सभी विकासशील देशों के लिए उपलब्धि। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया का केंद्र बनने की क्षमता रखता है भारत। केरल में वैद्य रत्नम पीएस वारियर की 150वीं जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, आयुर्वेद समेत पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को अपना रही है दुनिया। निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल का शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की शुरुआत। कहा, 90 दिन के भीतर सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा पोर्टल। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज एक बार फिर से मुलाकात होगी। 3 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका है जब दोनों नेता मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, व्यापार और रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान मंच साझा किया था। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि व्हाइट हाउस में भारत का विश्वसनीय दोस्त है। उन्होंने इस साल नवंबर में दोनों देशों की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास की घोषणा की। उन्होंने भारत के साथ संबंधों की मजबूती के लिए जल्द ही कई रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर का ऐलान भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल चैम्बर में एक विशेष कार्यक्रम लीडरशिप मैटर्स रेलिवेंस ऑफ गांधी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की मेजबानी करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज गेट्स फाउंडेशन की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस फाउंडेशन के मुताबिक ये अवार्ड किसी नेता द्वारा अपने देश में या वैश्विक स्तर पर वैश्विक लक्ष्य के लिए प्रभावी काम करने की दिशा में प्रतिबद्धता दिखाने के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। We start off with a bilateral meeting with the US President at 12:15 hours. At 15:30 hours we have India Pacific Leaders Meeting. 16:30 hours we have Gandhi at 150 event, and the last event will be the Goalkeepers Global Goals 2019 Award by Bill and Melinda Gates Foundation. और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुलाकात यहां पर होने वाली है। आतंकवाद समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। निश्चित तौर पे अंकिता, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हाउडी मोदी कार्यक्रम में
सम्मिलित हुए और जो बॉडी लैंग्वेज उनका था, जो मुद्दे दोनों राजनेताओं ने उठाए, उन दोनों की बातों से सुनकर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज पे समिट में भी पहुंच गए, जो कि अनपेक्षित था। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आज तकरीबन 7 से 8 बजे भारतीय समय के मुताबिक यूएनजीए को भी संबोधित करेंगे और रात में भारतीय समय के मुताबिक पौने 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक शिखर वार्ता होगी वहाँ यूएनजीए के साइडलाइंस पे। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, उनकी विश्व दृष्टि क्या है, ये बातें सारी स्पष्ट रहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और जब दोनों जा रहे हैं आपसी बातचीत में, तो निश्चित तौर पे व्यापार एक बड़ा मुद्दा है। और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपने कार्यकाल में सभी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में जो भी उनको लगता था कि उनके फेवर में हो सकता है, वो प्राप्त करने की कोशिश किया है उन्होंने। तो भारत के साथ भी निश्चित तौर पे उनका प्रयास है कि जो भारत में कई चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा टैरिफ लगती है, ज़्यादा कर लगते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास है कि भारत उन करों को कम करे या ख़त्म करे, ताकि दोनों के बीच के जो व्यापार असंतुलन है, और निश्चित तौर पे व्यापार असंतुलन अभी भारत के पक्ष में है, तो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये होगी कि भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो उन टैरिफ के लिए कम करने के लिए राजी करें। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है कि अमेरिका के साथ जो उच्च तकनीकी प्राप्त करने की बात है, उनमें जो भी अड़चने हैं, भारत और जो रूस के साथ रक्षा संबंधों के कारण अमेरिका के साथ संबंधों में जो थोड़ा सा खिंचाव है, तकनीकी उनके जो कई तकनीकी कानून हैं जिसमें कि एग्जेम्पशन दिया जा सकता है ट्रंप की तरफ से, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया है। तो ये सारी बातें पर चर्चा होने की संभावना है। और उसके अलावा आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, जो डोनाल्ड ट्रंप भी आतंकवाद पे कड़े प्रहार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी पाकिस्तान से काफ़ी निराशा हाथ लगी है और भारत को भी पाकिस्तान से लगातार निराशा हाथ लगी है। तो ऐसे में दोनों के बीच में एक इस मामले पे एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और अफगानिस्तान की जो स्थिति है, उस पर किस तरीके से पाकिस्तान के मिनेस को कम करके वहाँ पे शांति लाई जा सके। और भारत में भी जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जहाँ पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद करता है, अभी की स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। FATF में मामला चला है, तो इस पर बड़ी गंभीरता से बात होगी। तो मुझे लगता है कि जो व्यापार, रक्षा का मामला, उसके अलावा जो आतंकवाद का मामला है, ये सारे मामले प्रमुख होंगे। और एक और बात जो हमें सुनाई पड़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य पूर्व के बारे में, ईरान की स्थिति के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप से चर्चा करेंगे, क्योंकि ईरान एक बड़ा तेल सप्लायर हमारा रहा है, हमारे संबंध भी अच्छे रहे हैं, और ईरान पे इस तरह के सैंक्शन के चलते पूरे इलाके में एक तनाव की स्थिति है। तो इस पर भी चर्चा होगी और थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग और खुफिया जानकारियों के आदान प्रदान के तंत्र को मौजूदा हालात के मुताबिक अपग्रेड करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी विचारों के खिलाफ रणनीतिक कार्रवाई पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ बहुस्तरीय सहयोग को संस्थागत रूप देने का सुझाव दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के विभाग के सचिव गीतेश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित सूची में आतंकियों के नाम शामिल करने और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की कार्रवाइयों का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की। In his intervention, Prime Minister Modi called for qualitative upgradation in the ongoing cooperation and intelligence sharing through bilateral and regional frameworks. He suggested institutionalizing counter-terrorism cooperation at the multilateral level. He said India will work towards enhancing ongoing cooperation in capacity building of friendly countries in this area. Prime Minister said that terrorists should not be allowed to get funds and arms. For this objective to be realized, we need to avoid politicization of mechanisms like UN listings and FATF. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भी उसी तरह की वैश्विक एकजुटता और तत्परता की जरूरत बताई, जैसी जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के प्रति देखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला हो, उसे सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद माना जाना चाहिए, ना कि अच्छा आतंकवाद या बुरा आतंकवाद।
He said that democratic values, diversity, and inclusive development were the most important weapons against ideologies that promote terrorism, extremism, and radicalism. Prime Minister called for global solidarity and readiness against terrorism in the same way as the world has shown solidarity against challenges like climate change. He said a terrorist attack anywhere in the world should be considered as terrorism, not good or bad terrorism, not more or not less. न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सल हेल्थ यानी कि सार्वभौम स्वास्थ्य देखभाल पर आयोजित अब तक की सबसे पहली उच्च स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सभी को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत जैसे कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व का कल्याण लोगों के कल्याण के साथ शुरू होता है और स्वास्थ्य इसका एक महत्वपूर्ण घटक है। इस वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप भारत स्वास्थ्य पर बड़ा ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र के 4 प्रमुख स्तंभों एहतियाती स्वास्थ्य, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, आपूर्ति पक्ष में हस्तक्षेप और इसे मिशन आधार पर चलाने पर ध्यान केंद्रित किया है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर, हमने विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना आयुष्मान भारत को लागू किया है। इसके तहत 500 मिलियन गरीबों को प्रति वर्ष 500,000 रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है और पिछले सिर्फ 1 वर्ष में 4.5 मिलियन लोगों ने इसका लाभ उठाया है। हमने 5,000 से अधिक स्पेशल फार्मेसी शुरू की है, जहां 800 से अधिक अहम दवाइयां अफोर्डेबल कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में भारत का अनुभव सभी विकासशील राष्ट्रों के लिए उपलब्ध है। भारत के प्रयास भारत की सीमाओं के अंदर तक ही सिमटे नहीं हैं। हमने कई देशों, विशेष रूप से अफ्रीका के देशों में टेलीमेडिसिन द्वारा अफोर्डेबल हेल्थ केयर की एक्सेस बढ़ाने में सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारा अनुभव और हमारी क्षमताएं सभी विकासशील देशों के लिए उपलब्ध है। एक्सेलेंसीज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिहाज से आदतों में बदलाव लाने के लिए वैश्विक जन आंदोलन की जरूरत बताई। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की ओर से आयोजित सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए भारत के गैर परंपरागत नॉन फॉसिल ईंधन उत्पादन के लक्ष्य को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 450 गीगावाट तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत का समय पूरा हो गया है और अब दुनिया को कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने घोषणा की कि भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली जैसे गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों को भारत की ओर से शुरू किए गए आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया। जल संरक्षण के लिए अपनी सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के बारे में उन्होंने कहा कि भारत अगले कुछ साल में इस परियोजना पर $50 अरब खर्च करेगा। आज जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की, जिसमें एजुकेशन, वैल्यूज और लाइफस्टाइल से लेकर डेवलपमेंट फिलॉसफी भी शामिल हो। आज जरूरत है बिहेवियरल चेंज के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने की। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण, ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। हम भारत में के फ्यूल मिक्स में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। हम 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी कैपेसिटी को 175 गीगावाट तक ले जा रहे हैं
और आगे हम इसे 450 गीगावाट तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिलचस्प बात ये रही कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन समिट में अचानक पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट चेंज को लेकर आयोजित समिट में पहुंचने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सोमवार को वो अचानक पहुंच गए। महज 10 मिनट के लिए अप्रत्याशित तौर पर पहुंचे ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्लाइमेट चेंज को लेकर भाषण सुना और तालियां बजाते दिखे। इसके बाद उन्होंने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का भाषण सुना और फिर सभागार से धार्मिक आजादी संबंधी कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले 16 साल की एक एक्टिविस्ट ने दुनिया भर के नेताओं को अपनी चिंताओं और सवालों से झकझोर दिया। ग्रेटा थनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सामने वर्ल्ड लीडर से कहा कि आपने हमारे बचपन, हमारे सपनों को छीन लिया। बच्ची भावुक थी और उसके शब्दों ने सबको झकझोर दिया। The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान मार्क्वेज और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद समेत कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की समीक्षा की। कतर के अमीर ने योग को वैश्विक स्तर पर और लोकप्रिय बनाने में प्रधानमंत्री के प्रयासों का भी उल्लेख किया। आतंकवाद को लेकर भी दोनों देशों ने नेताओं के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सौर ऊर्जा, कृषि और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर केंद्रित चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इटली के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने द्विपक्षीय संबंध, खासकर व्यापार और निवेश से संबंधित क्षेत्रों पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन से इतर नामीबिया के राष्ट्रपति हेग जिनगोब से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच साझेदारी को और अधिक मजबूत करने को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा एच फोर्स से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा की ट्रेनिंग उनके ही देश में हुई थी। ये आतंकवाद पर पाकिस्तान के सबसे बड़े कबूलनामों में से एक है। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाले आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने ही 9/11 जैसी भयावह आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया था। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बातचीत में इमरान ने कहा कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से पहले अल-कायदा के आतंकवादियों को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। अल-कायदा और इसके चीफ ओसामा बिन लादेन पर पाकिस्तान की ओर से पिछले 3 महीने में ये दूसरा बड़ा कबूलनामा है। इमरान खान ने जुलाई में कहा था कि पाकिस्तान को ओसामा की मौजूदगी का पता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 90 दिन के भीतर ये पोर्टल सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
90 दिन के अंदर ये पोर्टल सभी भारतीय भाषाओं के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। जितनी भी आधिकारिक भाषाएं हैं इसके अंदर इस पोर्टल पे बातचीत हो जाएगी। हिंदी में हो सकेगी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, सब भाषाओं के अंदर ये पोर्टल की उपलब्धता हम 90 दिन के अंदर ही कर पाएंगे। इसके अंदर हम एक दूसरी व्यवस्था भी आने वाले दिनों में रूल्स में बदलाव कर करने वाले हैं। मानो एक सिक्योरिटी एजेंसी गुजरात में रजिस्टर हुई और अब बिहार में अपने काम को एक्सपांड करना चाहती है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम कर दी जाएगी, क्योंकि बाकी सारा काम गुजरात सरकार ने कर दिया है। इसी को बिहार सरकार एडॉप्ट करते हुए वहाँ रजिस्ट्रेशन करेगी। बहुत मिनिमम फॉर्मेलिटी को हम कर देंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती को सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे निवेश हासिल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दरें अब आसियान देशों और एशिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले प्रतिस्पर्धी है। Indian corporate tax becomes very attractive. So far as international investors are concerned, so far as FDI is concerned, I think India stands definitely in a very competitive position and should be able to attract higher investments. And so far as domestic investors are concerned, I think domestic investors also, they have with a lower tax. Obviously, the domestic investors, the domestic companies, the Indian companies can, they have now more cash left with themselves, so they will be able to undertake more capital expenditure. They can invest more. Some of them can deleverage their liabilities, and which will add strength to their balance sheets. And so therefore, on net, I think it's a very positive measure, and it will have a good impact on the overall economy. केंद्र सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर आज आयुष मंत्रालय की ओर से प्रेस वार्ता की गई। आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने कहा कि उनके मंत्रालय की ओर से योग दिवस का सफल आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय की ओर से राजस्थान, ओडिशा और झारखंड में अस्पताल शुरू किए गए हैं और मंत्रालय ने आने वाले दिनों में 4000 से ज्यादा आयुष केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य तय कर रखा है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण आदेश है। इस संबंध में 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का सफल आयोजन करना सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक उपलब्धि है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों के वैश्वीकरण के हमारे प्रयासों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। बिम्स्टेक राज्यों के साथ हमारे बेहतरीन राजनीतिक और सामाजिक समीकरण होने के कारण उन्होंने संयुक्त रूप से भारत में बिम्स्टेक आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सहमति व्यक्त की है। ऑनलाइन लाइसेंसिंग आवेदन के लिए ई औषधि पोर्टल को मजबूत बनाया गया है। जन औषधि योजना में आयुष औषधियों को शामिल किया गया है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को सख्त गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए संवैधानिक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए निश्चित समय सीमा तय करने को लेकर केंद्र सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग, विशेषकर सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। ऐसे में सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज छठे इंडिया वाटर वीक का शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल प्रबंधन के आधुनिक तरीकों के साथ साथ पारंपरिक तरीकों को भी अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। Jal Shakti Ministry would build partnerships and work with all stakeholders to make the pursuit of assured water availability to each citizen a Jan Andolan. Ladies and gentlemen, while we seek solutions to address different water-related issues, we should not lose sight of our age-old methods of conserving water.
A blending of our traditional knowledge with modern technologies and techniques can help us become a water-secure nation. Let us pledge to achieve our water-related goals with robust cooperation among all our states, public and private organizations, and our people. भारत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया का केंद्र बनने की क्षमता रखता है। केरल के कोट्टकलम में वैद्य रत्नम पीएस वारियर की 150वीं जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने रोगों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर लोगों से हानिकारक खान-पान की आदतों के खतरों के प्रति जागरूक बनाने का आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग और आयुर्वेद समेत हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली विश्व भर में लोकप्रिय हो रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस ज्ञान का उपयोग हमारे समकालीन जीवन को बेहतर, स्वस्थ और सुखद बनाने के लिए किया जा सकता है। Wellness capital of the world. We have the capacity to become the wellness capital of the world. It is home to centuries-old traditional systems of medicine and wellness practices that not only foster physical health but also mental and spiritual well-being. That is more important. From ancient times, India had a very systematic, scientific, rational approach to the treatment of diseases. The Atharva Veda is a treasure trove of knowledge and wisdom in the field of medicine. It is lauded as the earliest source of medical information in India. Ayurveda has been regarded as a Upaveda or subtext of the Atharvana Veda. Its history can be traced back to the 6th century BC. The foundations of Ayurveda were laid by ancient schools of Hindu philosophical teachings, Vaisheshika, and the school of logic named as Nyaya. The Charaka Samhita, the Sushruta Samhita, and the Ashtanga Hridaya are the other texts that contain a wealth of knowledge about Ayurveda. The mantras in Atharva Veda contain a wealth of information regarding herbs, metals, medicines, diseases, and treatments. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने आज दिल्ली में 30 से अधिक देशों के मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर 50 से अधिक मीडिया संगठनों के 80 से अधिक पत्रकार मौजूद थे। आरएसएस ने कहा कि ये कार्यक्रम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसके तहत सर संघचालक समाज के विभिन्न वर्गों से निरंतर रचनात्मक संवाद करते हैं। ये संवाद लगभग 2.5 घंटे चला। मोहन भागवत ने विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संघ के दृष्टिकोण और कार्य की जानकारी दी। चक्रवात हीका अरब सागर के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बेहद भीषण चक्रवात में तब्दील हो गया है और इसके आज ओमान तट पार करने की संभावना है। ये जानकारी मौसम विभाग ने दी है। विभाग ने गुजरात के मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी, क्योंकि वहां बुधवार सुबह तक मौसम बेहद खराब रहने की आशंका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।